आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का क्या बेसिक फीचर है, सेल थियरी के बारे में देखेंगे। इसका कैसे डिस्कवरी हुआ, और फिर हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स लाइक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जो सेल से जुड़ी हुई है, वो हम इसमें बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल। सो बहुत कॉमन ये टर्म है। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है कि लाइफ का स्ट्रक्चर हो या उसका फंक्शन हो, कहीं ना कहीं वो कहाँ से वो चीजें उसका सोर्स क्या है, तो वो है सेल। तो ये बेसिक यूनिट है जो किसी भी लाइफ के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को फाइनली डिफाइन करता है। चाहे इवन डेवलपमेंटल हो, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, डेवलपमेंटल, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं। यानी रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो पता है कि एक सेल से स्टार्टिंग होता है लाइफ, जायगोट, फिर वो पूरा एडल्ट में, धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो, थ्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो एडल्ट में डेवलप होता है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो किसका बना होगा, सेल्स का बना होगा। सो ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। सेल को यदि तुम डिवाइड कर दो, यानी सेल को यदि तोड़ दो, तो वो सरवाइव नहीं करेगा। सेल ही एक लास्ट यूनिट है जो सरवाइव कर सकता है अपने आप में इंडिपेंडेंटली। इसलिए इसका लेबोरेटरी में बहुत यूज होता है जब इसका कल्चर किया जाता है सेल का, बिकॉज सेल कैन बी इंडिपेंडेंटली सरवाइव। और जो यूनिसेलुलर सेल है वो तो ऑलरेडी सरवाइव करता ही है। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट परफॉर्म ऑल ऑफ लाइफ फंक्शन। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, जो कि लाइफ के सभी फंक्शन को, एक बैक्टीरिया देख लो, एक यूनिसेलुलर कोई भी यूकेरियोट देख लो, उसमें सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं जो बेसिक होता है जीने के लिए। ठीक है, सो परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। ऑर्गेनिजम्स ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अल्टीमेटली डिफाइंड बाय द सेल। तो ये एक बेसिक फीचर है सेल का, या डिफाइनिंग फीचर है सेल का। इसके बाद हम एक यदि कॉमन इसको डिफाइनिंग टर्म दें तो इसका मतलब होता है द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन्स द फंडामेंटल मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एंड ऑफ which all living things are composed। यानी सेल क्या है, तो एक्चुअल में ये मेम्ब्रेन बॉन्ड यूनिट, एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है और उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो हम प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही उसमें सेल ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियस, ये सारा चीज हम देखते हैं, साइटोसोल देखते हैं। और ऑब्वियसली ये क्या है, सेल्स से ही सारे लिविंग थिंग्स बने हुए हैं। सो ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड। सो ये बेसिक डिफिनेशन है सेल का। अब हम दो टर्म देखते हैं, एक है सेल बायोलॉजी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड कैसे करता है, यदि हम इसके बारे में पूरी तरह स्टडी करते हैं, चाहे मोलिकुलर लेवल पे हो चाहे किसी और लेवल पे हो, तो वो स्टडी हो गया सेल बायोलॉजी। और एक टर्म होता है साइटोलॉजी। सो इसमें स्पेसिफिक जो इम्फेसिस दिया जाता है वो स्ट्रक्चर पर दिया जाता है, कि उसका सेल का स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं साइटोलॉजी। तो नॉर्मली जो ब्रॉयडर जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो हुआ सेल बायोलॉजी, जिसमें सब कुछ देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और भी इसके फंक्शन जो इसमें एक रिप्रोडक्शन है उसको हम डिटेल से देखते हैं। और यदि स्पेसिफिक हम स्ट्रक्चर को हम करते हैं, खासकर जो एक हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, या सेल इमेजिंग के थ्रू हम उसके साइटोप्लाज्म में सारी घटनाओं को देख सकते हैं, तो वो सारा साइटोलॉजी के अंदर आ जाएगा।
फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज द सीपी स्वेंसन, एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज द ए.के. शर्मा। ये दो पॉइंट भी याद रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो ये सभी को पता है कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था इन 1965 में। और कैसे किया गया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि उन्होंने कॉर्क लिया था, उसके कॉर्क को, बोतल के जो कॉर्क होता है उसके स्लाइड, उसको उसको बहुत पतला थीन स्लाइड उसका बनाया, और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप खुद से ही जो बनाया था उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने देखा। तो उसमें देखा कि इसमें पोर्स होते हैं, जो वाल से घिरे होते हैं। तो जो छोटे छोटे पोर्स थे, छोटे छोटे होल थे, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है उस समय जो मोंक वगैरह लोग रहते थे छोटे छोटे गुफा में, तो उसको सेल बोला जाता है। तो इसी से रिजेंबल किया उन्होंने कि छोटे छोटे सेल्स हैं जिसमें अ, तो उन्होंने उसका नाम, तो एक्चुअल में क्या था जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, वो एक्चुअल में डेड सेल था, प्लांट टिश्यू था। और एक्चुअल में वो इम्पिटी सेल वाल था। ठीक है, कि इम्पिटी था और किससे घिरा हुआ था, सेल वाल से। तो एक्चुअल में वो डेड सेल प्लांट टिश्यू था। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल पर सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग हुआ वो है एंटोनी वॉन लिवेनहुक इन 1674। 1674 में इन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा। ठीक है, लिविंग सेल को देखा, यानी फ्री एनिमल सेल्स को देखा अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, एनहांस बनाया, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था उससे ज्यादा एनहांस बनाया। और उसमें एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर रख के उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, और वो बिल्कुल एक सेल जैसा, बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक था। तो उन्होंने एक्चुअल में सेल उसका नाम नहीं दिया था। एक्चुअल उन्होंने बोला था कि चूंकि एनिमल उस टाइम में था कि एनिमल जैसा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका नाम दिया था एनिमेलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सेल थियरी। तो सेल थियरी को हम दो हेडिंग में देखेंगे। एक है क्लासिकल सेल थियरी और दूसरा है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो यहां पर हम पहले बात करते हैं क्लासिकल सेल थ्योरी की। ये तीन बायोलॉजिस्ट ने जो काम किया था उसके आधार पर क्लासिकल सेल थ्योरी का बेस बना और उसको फॉर्मुलेट किया गया। तो ये तीन साइंटिस्ट कौन कौन थे? पहला था जर्मन बोटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने इस पर काम किया सेल पर 1838। क्योंकि बोटनिस्ट था तो इन्होंने प्लांट को देखा, तो देखा कि सारे प्लांट्स अल्टीमेटली किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने। उसका जो बेसिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वो है सेल्स। इसके बाद जर्मन जूलॉजिस्ट आए, थियोडोर स्वेंसन, स्वैन। ठीक है, स्वान और स्लाइडेन। नॉर्मली ये दो टर्म, दो नाम बहुत पॉपुलर है सेल थियरी में, स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्वान, थियोडोर स्वान जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जस्ट एक साल के बाद 1839 में 1839 में इन्होंने एनिमल सेल्स, मतलब एनिमल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया, उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो देखा कि एनिमल्स भी, डिफरेंट जो भी एनिमल्स है, सभी में बेसिक जो यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, वो क्या है, सेल है। इसके बाद आया एक थर्ड जर्मन पैथोलॉजिस्ट कॉल्ड रुडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने 1855 में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया सेल थियरी में, जो कि लैकिंग था, जो कि स्लाइडेन और स्वाइन ने दिया था। उससे उसमें एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ऐड किया था। ये अभी हम देखेंगे कि क्या इन्होंने स्पेशल पॉइंट ऐड किया था। तो ये तीन साइंटिस्ट बहुत स्पेसिफिकली किसके से रिलेटेड है, सेल थियरी से, क्लासिकल सेल थियरी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली यदि मॉडर्न भी बनता है तो इसी से बनता है, तो उसमें भी इन तीनों का रोल है, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये तीनों का काम, सो द स्टडी ऑन सेल्स बाय द थ्री बायोलॉजिस्ट वाज कंक्लूडेड एज क्लासिकल सेल थ्योरी व्हिच हैज थ्री टेनेट्स। ठीक है, इसमें क्या है, तीन पॉइंट्स है जो तीन पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी में जो तीन टेनेट्स है वो क्या है? पहला है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है।
ये इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन जो स्लाइडेन एंड स्वान ने देखा कि प्लांट में भी और एनिमल में भी सब कुछ में बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो ये कंक्लूजन आ गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। इसके बाद देखा कि ऑर्गेनिज्म का कोई भी चीज है, कुछ भी उसमें कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर है, तो अल्टीमेटली कहाँ से बन रहा है, सेल से बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल्स पोसेस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ। यानी सेल के पास वो सारा एट्रीब्यूट्स है जो एक लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी वो एसिमिलेशन करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो भी लाइफ के वाइटल एक्टिविटीज होते हैं वो एक सेल के द्वारा शो किया जाता है। इसीलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है कि लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे यदि तुमको कुछ लास्ट पॉइंट पे भी तुम्हें लाइफ दिखना है, देख देख सकते हो, तो वो है सेल। ठीक है, फिर सेल कंबाइंड होके फर्दर मल्टी सेलर में जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन आएगा, तो फाइनली वो सेल से ही अल्टीमेटली रेगुलेट होगा। और तीसरा पॉइंट है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी एक सेल है तो इसी से दूसरा सेल आएगा डिवाइड होकर। ये था। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा के लिए रह गया कि पहला सेल कहां से आया। तो यही हम फिर इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कि पहला सेल लाइफ कहां से ओरिजिनेट किया। ठीक है, एक सेल था तो इससे दूसरा बना, फिर दूसरा से तीसरा, यानी जो भी सेल्स हम देखते हैं वो किसी न किसी पहले सेल से डिवाइड होकर बना है। तो ये इन्होंने तीसरा पोस्टुलेट किया। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जाते हैं। तो क्लासिकल सेल थियरी का हिस्ट्री है कि ये जो सेल थियरी का हाइपोथेसिस दिया था वो दिया था स्वैन ने। ये याद रखना, ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। ढूंढा था दोनों ने, स्लाइड एंड स्वान, लेकिन इसको एक हाइपोथेसिस के रूप में जो प्रेजेंट किया वो स्वान के द्वारा किया गया था 1839 में। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किसके द्वारा किया गया, रुडोल्फ विर्चॉ इन 1885 55 में। तो रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या ऐड किया था, उन्होंने कहा था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है एवरी सेल फ्रॉम ए सेल। यानी कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। तो यहाँ पर हमेशा एक क्वेश्चन मार रहा जो जिस पर बाद में काम हुआ इवोल्यूशन में, कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ करके। और ये जो तीनों, ये जितना भी इसके सेल थ्योरी के टेनेट्स है, वो उसको फॉर्मुलेट करने का काम किया जैन सैप ने 2003 में। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये स्लाइडेन स्वान ने थोड़ा सा अलग ढंग से बताया, बेसिक चीज वही था, फिर इन्होंने एक चीज जोड़ा। तो पॉइंट्स बहुत सारे थे, बट इन्होंने तीन बेसिक पॉइंट में इसको कंक्लूड किया गया, दैट इज बाय द जैन सैप 2003 में। तो इसी को नाम बोलते हैं अभी सेल थियरी या क्लासिकल सेल थियरी, जिसमें कि तीन अभी हमने देखा बेसिक उसका। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब है कि चूंकि जब सेल थ्योरी, क्लासिकल सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुआ, उसके बाद से बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, बहुत सारे न्यू ऑब्जर्वेशन आए, न्यू डिस्कवरीज हुई, न्यू फाइंडिंग आए सेल्स के विषय में। तो ये सारे चीजों को फिर इंक्लूड किया गया उस पुराने क्लासिकल सेल थियरी में। तो इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तीन है, जिसका एडिशन हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स तुम बुक्स में देखोगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें एडिट किया गया है, बट बेसिक थ्री पॉइंट इसके साथ ऐड किया गया। तो इसके बाद जो बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने नई डिस्कवरी के बाद कुछ और पॉइंट्स देखा जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल है सेल से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने सेल थ्योरी में उसको इंक्लूड किया। तो पहला जो पॉइंट है वो है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो डीएनए। तो जो सेल्स में जो डीएनए होता है, पहली बात तो हर सेल में वो डीएनए होगा, और ये सेल डिवीजन के टाइम ये एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। यानी इसमें यदि डीएनए है तो इसमें भी दोनों में डीएनए चला जाएगा। तो ये एक सेल डिवीजन का, कि कैसे इसका कैरेक्टर एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। सो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी डीएनए इज पास्ड बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में वो ट्रांसफर होता है। इसके बाद देखते हैं, यदि हम उसको स्ट्रक्चरली और केमिकली यदि सेल का बेसिक देखें,
तो वो बिल्कुल ही सेम होता है, यानी सेम बेसिक केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल केमिकल और उसका रिएक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म और स्ट्रक्चर भी जो होता है हर सेल्स का करीब करीब सेम होता है। बाद में मॉडिफिकेशन होता है, और स्पेसिफिकली यदि एक ही स्पीसीज में देखा जाए तो वो और भी ज्यादा सिमिलर होता है। So the cells of all organisms within a similar species are mostly the same, both structurally and chemically. So all cells have the same basic chemical composition and metabolic activity. तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड इसके विषय में, या ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या होता है हर सेल में वो होता है, एक ही जैसा होता है करीब करीब। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सेल्स में कुछ मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिज्म इसके अलावा जो बेसिक होता है उसके अलावा भी हो सकता है, कुछ मॉडिफाइड भी हो सकता है। एनर्जी फ्लो, तीसरा पॉइंट है एनर्जी फ्लो, यानी सेल्स में एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी बाहर से लिया, फिर उसको कन्वर्ट किया एटीपी में, फिर फर्दर वो दूसरे एक्टिविटी में यूज हुआ एटीपी के रूप में। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन का काम चलता है, इसके थ्रू एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, बिना एनर्जी का सेल सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो वो किसके रूप में लेता है, फूड के रूप में लेता है, यानी केमिकल एनर्जी के रूप में लेता है। या यदि प्लांट का सेल है तो क्या करता है, वो बनाता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो एनर्जी को बनाता है, फिर वो को उसको नेक्स्ट में ट्रांसफर करता है। तो हमेशा एक एनर्जी का फ्लो होता है कि सनलाइट से एनर्जी लिया गया प्लांट, फिर प्लांट को कौन खाया, हर्बीवोर खाया, फिर हर्बी को कार्निवोर खाया। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होते रहता है। तो सेल्स हमेशा इसमें सेल्स में हमेशा एनर्जी फ्लो होगा। अब हम देखते हैं कि सेल्स के कंपोनेंट्स। तो इसके बेसिक जो कंपोनेंट है वो तीन है। ठीक है, यदि हम ये सेल देखें और ये बीच का न्यूक्लियस है, तो बेसिक कंपोनेंट यदि देखा जाए तो एक तो बाहर का जो बाउंड्री है, सेल बाउंड्री या सेल इनवेलप बोलते हैं, एक ये हुआ। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, यदि न्यूक्लियस को हटा कर देखें तो जो भी साइटोप्लाज्म होगा, जो भी इसमें मटेरियल होगा, और ये न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस एक्सक्लूड कर दो तो जो भी सेल्स के अंदर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल बाउंड्री हो गया ये बाहर का, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। और कुछ होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिलिया है, फ्लैजेला है, जो इससे कनेक्टेड होता है बाहर, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो ये बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन से, जो इससे कनेक्टेड होता है, तो वो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट है सेल्स का। अब हम इस चारों का थोड़ा डिटेल देखते हैं कि क्या क्या है। सेल बाउंड्री में बहुत सिंपल है, सेल वॉल होगा प्लांट के केस में, और सेल मेम्ब्रेन सभी में होगा। तो ये एक बेसिक होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोकेलिक्स हुआ या सेल कोट हुआ, तो थोड़ा स्पेशल है, उसको बाद में देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। ये बेसिक पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। साइटोप्लाज्म में पहला तो हो गया सेल ऑर्गेनिल्स, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो इसको क्या डिफाइनिंग है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव लिविंग स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनिल्स है, लेकिन उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म से अलग है, उसको अलग किया हुआ है। लेकिन ऑर्गेनिल्स वो भी है, क्योंकि उसको सेपरेट रखे हुए हैं तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेल ऑर्गेनिल्स, यानी ऑर्गेनिल्स क्या होता है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिव लिविंग स्ट्रक्चर होगा तो उसको ऑर्गेनिल्स बोलेंगे। यानी सेल के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो उसको नॉर्मली सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। दूसरा साइटोसॉल हुआ, साइटोसोल। तो इसका मतलब है कि यदि सेल ऑर्गेनिल्स के बाहर जो भी साइटोप्लाज्म है, नॉर्मली वो एक्वस सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म आउटसाइड द सेल ऑर्गेनिल्स इज कॉल्ड द साइटोसोल। सेल इंक्लूजन्स और पैराप्लाज्म, यानी एक्युमुलेटेड नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये ध्यान रखें कि कुछ स्टोरेज सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर होता है, बस वो एक्युमुलेटेड होता है। तो और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, ये भी ध्यान रखना, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा, तो इसको बोलते हैं सेल इंक्लूजन। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको कि सेल ऑर्गेनिल्स में क्या क्या आएगा। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आएगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, कोटेड वेजिकल्स, पेरोक्सिसोम्स, इस तरह के बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आएंगे।
इसमें भी कोई डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है बॉन्डेड, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। तो इस तरह से सिंगल और डबल मेम्ब्रेन हो सकता है। कुछ होता है सेल ऑर्गेनेल्स जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम को मॉलिक्यूलर मशीन भी बोलता है, क्योंकि एक्चुअल में किसका बना होता है, वो आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है राइबोसोम। तो एक्चुअल में वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसलिए और मशीन की तरह काम करता है। तो उसको मॉलिक्यूलर मशीन भी बोलते हैं राइबोसोम को। उसी तरह से साइटोस्केलेटन्स हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, सेंट्रियोल्स हुआ, प्रोटियोजोम्स हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये बिल्कुल एग्रीगेट्स, कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइटोसोल में तुम्हारा साइटोप्लाज्म आउटसाइड द सेल, ये बहुत सिंपल है, साइटोसोल जो भी रहेगा। अब सेल इंक्लूजन पैराप्लाज्म में देखते हैं कि इसमें जैसे स्टोरेज प्रोडक्ट हो सकता है, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट, आयल। हाँ, आयल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, योग ग्रेन्यूल्स हो सकता है। तो ये सारे स्टोरेज प्रोडक्ट हो गए। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या हुआ, एंजाइम्स, हार्मोन्स, पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, गम्स। अब ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट हर सेल्स में नहीं होगा, स्पेसिफिक सेल्स में होगा। कुछ में एनिमल्स में हो सकता है, जैसे कि स्टार्च हमेशा किस में होगा, प्लांट सेल में होगा। ग्लाइकोजन एनिमल सेल में होगा। फैट नॉर्मली जो होता है वो एनिमल में होगा। आयल जो होगा नॉर्मली प्लांट सेल में होगा। तो इस तरह से चीजें का स्टोरेज होता है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं। तो ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो गया। उसी तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकता है, लेटेक्स हो सकता है, टेनिन हो सकता है, एसेंशियल ऑयल ऑयल हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, फाइनली जो रिलीज आउट हो जाता है, जो वेस्टेज होता है एक्चुअल में प्लांट या एनिमल के लिए, उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो वो भी सेल इंक्लूजन्स में भी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर जो एक्वस मीडियम होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और क्रोमोजोम होगा। मान लीजिए कि ये सेल है, हम्म और इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या, एक तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाला हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर जो भी है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसी के अंदर क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो इसको जब हम देखेंगे तो डायरेक्ट बाद में हम देखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, फ्लैजला, सिलिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये कुछ कंपोनेंट है जो सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर होता है। तो फ्लैजला, सिलिया और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये एक ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ सेल्स है, जो एक साथ सारा लिखा हुआ है कि इसके चार बेसिक कंपोनेंट हो गए, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर। हम्म तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, साइटोसोल हो गए, सेल इंक्लूजन्स हो गए, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लैजेला, सीआर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ सेल्स को नॉर्मली पढ़ा जा सकता है। अलग बुक में हो सकता है कि थोड़ा सा कंपोनेंट को डिफरेंट वे में डिफाइन कर दे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, बट बेसिक चीज यही है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स में दो तरह का सेल्स होता है फंडामेंटली। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दो तरह का होता है, एक आर्चे बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक आर्चे बैक्टीरिया वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना होता है, और यू बैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। और यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली, आगे और भी इसमें होगा, बट जो बहुत कन्वीनियंट होता है डिफाइन करना, वो होता है दो टाइप के, एनिमल सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं। क्योंकि यदि हम इसमें यहाँ पे देखें एक सेल्स फंजाई का, फंगल सेल, ठीक है, फंजाई का सेल देखते हैं, तो इसमें कुछ कैरेक्टर एनिमल जैसा होता है तो कुछ कैरेक्टर प्लांट जैसा होता है, ठीक है। इसमें दोनों का कैरेक्टर होता है फंजाई में, इसलिए इसको कहा है। लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल, इसके जो बेसिक फीचर होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बट बेसिकली हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसको हम पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का दो टाइप। फर्दर हम एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे, जैसे कि इस नर्व सेल, लीवर सेल।
तो न्यूरॉन्स, तो इस तरह से मसल्स, पूरे प्लांट सेल में उसी तरह से पेरेन्काइमा सेल, फ्लोएम जाइलम, इस तरह से बहुत सारे जो सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह के बहुत सारे प्लांट सेल्स होते हैं। तो वो हम स्पेसिफिक बाद में देखेंगे, अभी बस बेसिक था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ये बहुत ही फंडामेंटल है, बट यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक सेलेक्टेड ही मैं डिटेल करूंगा। तो फीचर्स हम देखते हैं प्रोकैरियोट में क्या है और यूकैरियोट में। तो पहला होता है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे, और यूकैरियोटिक से बना हुआ को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल में प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आ जाएगा, आर्चिया आ जाएगा, और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट, ये चार तरह के यूकैरियोट्स के ग्रुप हैं। इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, एक सारा जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल होगा नॉर्मली यूनिसेलुलर होगा, हो सकता है वो कॉलोनी फॉर्म में रहे, बट बेसिक उसका जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो यूनिसेलुलर रहेगा। बट इन केस में यूनिसेलुलर मोस्टली मल्टीसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर भी होगा यूकैरियोट, बट ज्यादातर जो होगा वो मल्टीसेलुलर होगा। अब यदि हम न्यूक्लियस देखें, ये बहुत ज्यादा बेसिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पे ये दो डिवीजन हुआ है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो कि कैरियोट का मतलब ही होता है कैरी ऑन न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जो एक छोटा सा एक एरिया होता है जो सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियोइड उसको बोलते हैं, जहाँ पे क्रोमोसोम होता है इसका। बट कोई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियस का। उसको नॉर्मली न्यूक्लियोइड बोलते हैं कि जहाँ पर क्रोमोसोम होता है वहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है थोड़ा सा थिक हो सकता है, ये हो सकता है, बट इट्स नॉट द ट्रू न्यूक्लियस। इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। इसमें प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। और उसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होगा हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइज यदि देखा जाए तो प्रोकैरियोट बहुत ही स्मॉलर साइज का होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोट में देखें तो ये लार्जर इन साइज में होगा, 10 to 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये बहुत ही बड़ा एवोल्यूशनरी ये है यहाँ पर, कि क्या हुआ प्रोकैरियोट से जब यूकैरियोट डेवलप हुआ, तो यूकैरियोट में क्या हुआ, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आने शुरू हो गए, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, यानी इसमें कंपार्टमेंट्स बनने लगे, सेल ऑर्गेनेल्स बनने लगे, उसके वर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए, वर्क को डिवाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट में क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, और यूकैरियोटिक में होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारा चीज किसमें होगा, यूकैरियोट में होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में होगा, बट इसमें स्टेरॉयड नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्रोकैरियोट में, लेकिन स्टेरॉयड नहीं होगा। और यूकैरियोट में प्रेजेंट तो होगा लेकिन स्टेरॉयड होगा, ज्यादातर मामले में स्टेरॉयड होगा। इसके बाद सेल वॉल का यदि हम देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा, जिसको म्यूरिन बोलते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, और प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होगा, और एल्गी में काइटिन का बना होगा। तो एल्गल जो सेल होता है उसमें जो सेल वाल बना होगा काइटिन का बना होगा, प्लांट में सेलुलोज का बना होगा, एनिमल में एब्सेंट होगा, और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा, यानी म्यूरिन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राइबोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। 70s का होगा, एस मतलब सेडवर कांस्टेंट, और यूकैरियोट में 80s का होगा। यूकैरियोट में यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो उसमें फिर 70s होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोकैरियोट से ही इंडोसिमेटिक थ्योरी से बना है, इंडोसिमाइसिस होकर बना है। फ्लैजेला यदि देखें तो ये 9+0 का अरेंजमेंट होता है, यानी बाहर में 9 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब 9 इसमें बना नहीं है, बट ऐसा समझो कि ये 9 है और बीच में कुछ नहीं होता है। बट इसमें क्या होगा कि बाहर में उसी तरह से 9 होगा, ठीक है, और अंदर में एक 2 होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है।
तो 9+ और ये जो बना होता है उसको बोलते हैं फ्लैजलिन प्रोटीन, और ये जो बना होता है ट्यूबुलिन का बना होता है, ये ट्यूबुलिन का बना होता है। 9+2 हो गया, तो बाहर 9, ध्यान रखना मैं यहाँ पे बाहर 9 नहीं बनाया हूँ, वो केवल समझाने के लिए बना दिया हूँ। तो 9 बाहर होता है और +2 दो बीच में होता है, और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होगा यहाँ पे प्रोकैरियोट में। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्लैजला में। फ्लैजला दोनों में होगा, लेकिन इसमें फ्लैजलिन का बना होगा बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में ट्यूबुलिन का बना होगा। अब देखते हैं साइटोस्केलेटन। ऐसा कहा जाता था पहले कि प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन नहीं होता है, बट अभी कुछ बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन फाइंडिंग हुआ है न्यू, जो कि यूकैरियोट के साइटोस्केलेटन से थोड़ा सा रिजेंबल करता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है FT, SZ, MREBB, PARM, क्रिसेंटाइन, CRES, MIND, PAR-A। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन में बहुत ही लेटेस्ट इसका फाइंडिंग हुआ है। अदरवाइज बहुत सारे बुक्स में अभी भी लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन क्या है, बैक्टीरिया में नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में देखें तो इसमें 3 बेसिक होता है, ट्यूबुलिन, एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 तरह के इसमें साइटोस्केलेटन होते हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, और पूरा इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है यूकैरियोटिक सेल्स को। इवन बहुत सारे जो उसमें मूवमेंट होता है, बहुत सारा जो उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके कारण होता है, साइटोस्केलेटन के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोजोम या DNA। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, सर्कुलर होगा, सिंगल होगा, ठीक है, एक तो सर्कुलर होगा, सिंगल होगा। और यूकैरियोट में क्या होगा, लीनियर होगा और मल्टीपल होगा। क्रोमोजोम जो इसमें यहाँ पे नॉर्मली इसको क्रोमोजोम बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ DNA। तो हिस्टोन प्रोटीन जो कि जरूरी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा हिस्टोन, बट हिस्टोन लाइक प्रोटीन जरूर होता है इसमें। ये कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग है कि हिस्टोन तो नहीं होता है, लेकिन हिस्टोन से सिमिलर प्रोटीन होता है। यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोसोम्स यानी जो DNA होता है वो हिस्टोन के साथ रैप होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में, क्योंकि हिस्टोन लाइक प्रोटीन तो होता है, लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर ये नहीं बनाता है कि इसमें जो न्यूक्लियोसोम होता है, तो जैसे इसमें हिस्टोन इस तरह से 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियो हिस्टोन होते हैं, फिर इसमें DNA इस तरह से रैप किया हुआ रहता है, तो इस को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। तो इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA और क्लोरोप्लास्ट DNA होता है। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो सेल ऑर्गेनिल्स जिसके अंदर एक क्रोमोजोम होता है। चूंकि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, वो क्रोमोजोम नहीं है, न्यूक्लियस में जो रहता है उसको क्रोमोजोम बोलते हैं, जो उसके बाहर है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA उसको बोला जाता है नॉर्मली। एक है ओपेरॉन। ओपेरॉन है क्या, ग्रुप ऑफ जीन। तो ये चीजें नॉर्मली प्रोकैरियोट में होता है, बट यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। यूकैरियोट में एक सिंगल जीन होगा और उसको रेगुलेट करेगा एक प्रोमोटर, बट प्रोकैरियोट में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसमें कई सारा जीन एक साथ होगा और एक ही रेगुलेटर से इसको तीनों को रेगुलेट किया जाएगा। तो इस ग्रुप ऑफ सेल जीन को जीन्स को बोलते हैं ओपेरॉन। इंटेरॉन एब्सेंट होगा और इसमें यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। इंटेरॉन है क्या, ध्यान रखना, एब्सेंट तो होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में आर्चिया भी होता है। आर्चिया में इंटेरॉन होता है कुछ, फाइंड आउट हुआ है, इसीलिए आर्चिया को यूकैरियोट से ज्यादा क्लोज माना गया है। तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ जब आप पढ़ते हो तो उसमें वो चीज को हम डिटेल करेंगे। तो इंटेरॉन है क्या, जब ये कोई जीन होता है, ठीक है, DNA का फ्रेगमेंट जो होता है, तो इसमें सीक्वेंस होता है DNA का, तो इसमें पूरा जो कोडिंग होगा पूरा ही प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन इसके केस में, यूकैरियोट के केस में क्या होगा कि ये जो जीन है सारा कोड नहीं होगा, बीच बीच का जो पोर्शन है वो निकल जाएगा, वो इंटरॉन यानी इंटर कर गया है। जो भी है कारण, वो इंटर इसलिए नाम दिया है इंटरॉन। तो अब जब इससे प्रोटीन बनेगा तो ये जो भी फ्रेगमेंट इंट्रोन का है वो बाहर निकल जाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है
वो फाइनली प्रोटीन बनाएगा। तो ये डिटेल में जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम डिटेल करेंगे तो वहां पर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि जीन क्या है, उसमें इंट्रोन क्या है, एक्सोन क्या है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो एक्सोन है। को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन, इसको समझना है कि ये है क्या। को ट्रांसलेशनल ट्रांस यानी कि दो चीजें होती है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है। तो यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि ये सेल है, इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और ये सॉरी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बाहर आया। जब यहाँ आरएनए आया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा बाहर। तो एक साथ नहीं हो सकता है, यानी कि को ट्रांसलेशन जिसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें को ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जैसे ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होता है, ठीक है, उसी के साथ इसमें प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है। यानी कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ और पीछे से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन। तो ये केवल प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर बाहर में ट्रांसलेशन होगा। कुछ और देखते हैं। सेल डिवीजन में बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट में माइटोसिस और मियोसिस होता है। क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम पुल्ड अपार्ट बाय अटैचमेंट टू इनर मेम्ब्रेन। जो उसका इनर मेम्ब्रेन होता है, चूंकि इसमें कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, तो इनर मेम्ब्रेन ही उसको अटैच करके अलग कर देता है। बट इसमें क्या होता है, बाय साइटोस्केलेटन, जो कि वो सेंट्रियोल सब उसमें बनता है, तो ये बनाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, यदि प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो नहीं होता है। ठीक है, इंडोसाइटिस और एक्सोसाइटोसिस जैसा चीज नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल टाइप का होगा, और यूकैरियोटिक में तीन टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सॉरी, इसमें तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और सिंगल, इसमें केवल सिंगल टाइप का होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें और भी मॉलिक्यूलर बहुत सारे डिफरेंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये बहुत चीज देखते हैं कि है क्या है। इस सेल से बहुत जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सारा क्वेश्चन इस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो पहली बात, यदि सेल इंक्रीज करेगा साइज में, तो उसका क्या बढ़ेगा। ये सेल है और ये साइज इसका बढ़ गया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, इसका रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, तो R1 और ये R2, तो R1 से बड़ा हो गया R2, तो रेडियस बढ़ा। तो यदि रेडियस बढ़ा तो क्या इफेक्ट होगा, जो सरफेस एरिया है, जो बाहर का एरिया है, उसका फॉर्मूला होता है रेडियस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, सिंपल। तो सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा, लेकिन उसका जो अंदर का वॉल्यूम है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्यूब में बढ़ेगा, यानी आर क्यूब में बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि सरफेस एरिया 2 गुना बढ़ता है तो ये 3 गुना से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरफेस से वॉल्यूम, सरफेस 2 गुना बढ़ रहा है तो ये 3 गुना बढ़ रहा है, तो नीचे का यदि बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या, फाइनल फाइनल जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना, जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा, तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, छोट कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है ये छोटा हो जाएगा, यानी इधर का बड़ा होगा और इधर का छोटा होगा, और यह साइज क्या हो रहा है, साइज यहाँ का बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से ये बेसिक चीज याद रखना है। अब इससे हम थोड़ा सा देखते हैं कि सेल का इससे क्या इफेक्ट होता है। यदि सेल इंक्रीज करता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। ये तो एक टेक्निकल चीज है बहुत ही, कि रेडियस बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया स्क्वायर रूट में बढ़ेगा रेडियस का, और वॉल्यूम
क्यूबिक में बढ़ेगा, क्यूब में, रेडियस के क्यूब में बढ़ेगा। सो द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट सेल साइज। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा सेल तो डिक्रीज होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो उसकी वजह से डिफ्यूजन जो होता है वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि सेल को हमेशा क्या चाहिए, गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या CO2 चाहिए, इस चाहिए नहीं, वहां से निकलना है, या फूड चाहिए। तो वो उसका जो बेसिक फंक्शन होता है कैसे मिलता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटता जाएगा इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम। तो ये डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होने लगी, वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको CO2 और वेस्ट को निकालने में दिक्कत होगा, और ऑक्सीजन और फूड लेने में दिक्कत होगा। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है कि सेल क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। कि एक सेल है, ये जैसे ही बड़ा होगा तब इसको फूड और ये सब लेने में बड़ा दिक्कत होगा, और निकालने में भी दिक्कत होगा। तो ये क्या काम करता है, डिवाइड कर जाता है। सबसे अच्छा तरीका कि डिवाइड कर लो, फिर से उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम उसका इन कंपेरिजन टू सरफेस ऑप्टिमम रहेगा, जिसके कारण उसका डिफ्यूजन जो चीजों का है, सब्सटेंस का और गैसेस का, प्रॉपरली हो सके। सो व्हेन दे बिकम टू लार्ज एंड इट टेक्स टू लॉन्ग for them to transport materials across the cell, they lose efficiency and divide in half to raise the surface area to volume ratio। तो वॉल्यूम रेशियो को बढ़ा देता है। एक और टर्म है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल टू द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ दैट सेल। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो एक्चुअल में क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का साइज। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म का क्या साइज है और न्यूक्लियस का, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का साइज हमेशा छोटा होगा और साइटोप्लाज्म का साइज बड़ा होगा। रेशियो तो N/C। तो जैसे जैसे सेल बड़ा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी घटना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर एक कंक्लूजन होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर ड्यू टू हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यानी N/C जो रेशियो होता है उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना छोटा सेल होगा उसका न्यूक्लियो प्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, और सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी ज्यादा होगा। तो जिसके कारण उसमें क्या होगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि उसको डिफ्यूजन बहुत प्रॉपरली होगा, ट्रांसपोर्ट बहुत प्रॉपरली होगा गैस का या सब्सटेंस का। तो मेटाबॉलिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स क्या होगा, स्मॉलर होगा, लार्जर होगा। तो क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा। यदि लार्जर, और जैसे जैसे लार्जर होता जाएगा क्या हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिलो, कम होता जाएगा, लोअर होता जाएगा, ड्यू टू द, क्योंकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाएगा और सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा। So the former will allow the nucleus to have better control of metabolic activities, while the latter will allow quicker exchange of material between the cells and its outside। तो यदि न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो ये है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस अच्छे से कंट्रोल करेगा पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो भी एक्टिविटी को रेगुलेट होता है फाइनली न्यूक्लियस से होता है, प्रोटीन वही बनता है। ठीक है, जितना प्रोटीन ही एंजाइम है, तो जितना प्रोटीन बनेगा अच्छे से उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। अब न्यूक्लियस हो गया छोटा और उस कंपेरिजन में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, उतना सप्लाई ही नहीं दे पाएगा, कंट्रोल ही ठीक नहीं कर पाएगा। तो बेसिक रीजन समझ में आ रहा है कि क्यों स्मॉलर सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस ज्यादा एफिशिएंट होता है रेगुलेट करने के लिए, और जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो भी ज्यादा होने की वजह से वो अच्छे से मेटेरियल ऑफ एक्सचेंज और गैस को कर पाता है सेल्स के अंदर और बाहर। थैंक यू। आज इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसमें देखेंगे।